अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सरवत अफ़ज़ल और बेटर लिविंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बेटर लिविंग एक्चुअली एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यू होगी जिसमें हम डॉक्टर्स और माहिरीन के साथ आम और सादा अल्फाज में सेहत के मसाइल पर बात करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि लोगों तक इस अवेयरनेस को पहुँचाया जाए कि किस तरह एक छोटा-सा मसला एक बहुत बड़े मसले या बीमारी का सबब बन सकता है। इसी सिलसिले की कड़ी में आज हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर उमर हसन आफ्ताब को इनवाइट किया है। डॉक्टर उमर हसन माहिर अमराज़ मैदा और जिगर हैं और उमर डायग्नोस्टिक में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हमारा जो इनिशिएटिव है वो बेटर लिविंग का, वो उसमें हम लोगों का फ़ोकस है कि हम अपने जो सुनने वाले और देखने वाले हैं, उनको बहुत आसान अल्फाज में हम जो आम बीमारियाँ जिनसे आम लोग गुजर रहे होते हैं और उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप चूँकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, यानी कि माहिर अमराज़ मैदा और जिगर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गैस्ट्रो यानी निज़ाम हाज़मा बेसिकली है क्या? और इसका किस-किस इंसानी बॉडी से किस-किस चीज़ से ताल्लुक है? देखिए, सबसे पहले हमारा समझना सबसे ज़रूरी है कि हमारी डोमेन में क्या आता है, यानी कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, यानी कि माहिर अमराज़ मैदा और जिगर। बेसिकली खुराक की नाली, मैदा, आंते यानी कि स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिगर, लबलबा और पित्ता, इनसे रिलेटेड तमाम बीमारियां जो हैं वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट देखता है। इसमें इनकी सारी किस्म की बीमारियां, जिसमें इनके कैंसर, आंतों का कैंसर, जिगर का कैंसर है, हेपेटाइटिस है, मैदे की सोजिश है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, मैदे के डिफरेंट अमराज हैं, मोटापा है, ये सारी चीज़ें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी कवर करती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन डिजीज़ है और आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि गैस हो गई है तो सिर में चढ़ गई है। ठीक है, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन भी होती है, वो इनका आप पहले तो आप ये बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि गैस हुई, सिर में चढ़ गई तो अपना सिर दर्द हो रहा है, क्या बाकी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? देखिए, बेसिकली ये एक तरीका होता है हर पेशेंट का टू डिफाइन हिज और हर सिम्टम्स। हर मरीज डिफरेंट वे में अपने सिम्टम प्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आपने दो सवाल पूछे हैं, कॉन्स्टिपेशन और गैस बहुत डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। सबसे पहले हमें समझना है कि मरीज को आया कब्ज है भी कि नहीं। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कब्ज हो गई, एंड व्हेन यू आस्क देम, यानी कि आप जब उनसे सवाल पूछते हैं तो जब आप पूछते हैं जी रोजाना करते हैं, तो कहते हैं हाँ जी रोजाना होता है, पूरा नहीं होता। सो कब्ज की जो जेन्युइन डेफिनेशन है वो ये है कि किसी बंदे को 3 दिन तक पखाना ना आए, तो ये कब्ज की डेफिनेशन है। वो जो टर्म है वो है इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल, कि आपको पूरी हाजत नहीं हुई, सो वो कब्ज नहीं है। कब्ज की भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। आया मरीज को किसी बीमारी की वजह से कब्ज हुई है, सर शुगर के मरीजों की उस वजह से हो जाती है, आया खुदा न खास्ता ब्लॉकेज की वजह से हुई है, आया फूड हैबिट्स की वजह से हुई है, आया मोटापे की वजह से हुई है, या आया खुदा न खास्ता किसी दवाई के इस्तेमाल से या डिफरेंट वजह से हुई है। तो इसलिए सबसे पहले इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई करे कि आपको जेन्युइन ट्रू कॉन्स्टिपेशन है भी कि नहीं, एंड देन कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ अगर कोई अंडरलाइन चीज़ है तो उसे ट्रीट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मरीज़ को भी ये समझना ज़रूरी है कि जी उन्हें कब्ज़ है कि नहीं, क्योंकि कब्ज़ की दवाइयों का बेदरेग इस्तेमाल होता है। ओवर द काउंटर ड्रग्स है, मरीज़ जाता है, वो दवाई ले लेता है, वो लेता रहता है, वो लेग्जेटिव अब्यूज़, यानी कि दवाइयाँ ले ही जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें मसला क्या है। पता चले जी कब्ज़ की दवाई ले जा रहे हैं, दवाई से कोई जाती है, बाद में चले जी कॉन्स्टिपेशन किसी और मेडिसिन से हो रही थी जो किसी और बीमारी की वजह से ले रहे थे, कब्ज़ किसी अंडरलाइन डिजीज़ की वजह से हो रही थी या किसी और वजह से हो रही थी, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा जो आपने सवाल पूछा वो ये है कि जी गैस सर पे चढ़ गई। अगर कोई भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर 20 से 25 मैदे के मरीज देखता है तो वो दिन में एक बार तो ये कंप्लेन सुनता ही है कि डॉक्टर साहब गैस मेरी दिमाग पर चढ़ गई। अब वो पेशेंट बेसिकली अपने सिम्टम्स डिफाइन नहीं कर पाता। उन्हें ब्लॉटिंग होती है, उनका पेट फूल जाता है, उन्हें स्ट्रेस की वजह से, उन्हें 100 चीज़ों की वजह से गैस होती है। समटाइम्स उनके बर्ब्स यानी कि डकार रुक जाते हैं, समटाइम्स उनकी विंड नहीं पास हो रही, हवा नहीं खारिज हो रही होती, तो वो डिफाइन नहीं कर पाते। जब डॉक्टर है वो सवाल पूछेगा एंड देन हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि ये क्या है। जो साथ इसे हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस, कि दिमाग का पेट के साथ जो ताल्लुक है, तो उसे हमने डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो यस, अगर पेशेंट ये कह रहा है कि जी दिमाग पे गैस चढ़ गई, तो यस दिस हैपन्स, बट नॉट फिजियोलॉजिकली, कि हम इसे कहें कि जी गैस वाकई दिमाग पे चढ़ जाती है, ऐसा नहीं हो सकता।
बट द वे पेशेंट इज डिस्क्राइबिंग हर सिम्टम्स, तो उस वजह से वाकई ऐसा होता है। ठीक है। इसमें भी बहुत सारी कॉजेज है। तो क्या स्ट्रेस रीजन होती है उसकी? स्ट्रेस भी प्राइमरी एक रीजन हो सकता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी वजह है। तो इसलिए जब पेशेंट ये कंप्लेन बताएगा तो ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट को डिफाइन कर देंगे उसे स्ट्रेस हो गया। अगर पेशेंट आया और उसने कहा जी डॉक्टर साहब दिमाग पे गैस होगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे स्ट्रेस है। फिर जब हम सवाल पूछते हैं और उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई गैस किस टाइम होती है, उसका खाने से कोई ताल्लुक है, उसका किसी मखसूस खुराक से कोई ताल्लुक है, उसका किसी बीमारी से कोई ताल्लुक है, या उसका कोई स्ट्रेस से ताल्लुक है, तो समटाइम्स हाँ पेशेंट बोलता है नहीं डॉक्टर साहब जो तो ज़्यादा सोचते हैं, ये जब वर्क स्ट्रेस होता है या प्रेशर होता है तो गैस हो जाती है। अच्छा, इसकी भी पैथोफिजियोलॉजी है, ऐसा नहीं है, मतलब दिस इज अगर स्ट्रेस होता है तो ब्लॉटिंग हो सकती है, बट वो ब्लॉटिंग पेट की होती है, वो दिमाग में कोई गैस नहीं चढ़ती। ठीक है, तो इसकी भी पैथोफिजियोलॉजी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपने जैसे कॉन्स्टिपेशन का आपने बताया, आपको पता है हमारा कल्चर, हम लोग माशाल्लाह से जो पाकिस्तानी लोग हैं वो खाने के जो है ना वो बड़े शौकीन होते हैं। तो आपने कहा कि कॉन्स्टिपेशन है भी या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं, लाइक अगर बीफ खाने से जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है, आप कोई मेडिसिन लेते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन वो आपको रिलीज़ हो जाता है और वो सारी चीज़ें, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है? और उसके लिए और जैसे आपने कहा कि अंडरलाइन कोई बीमारी उसमें है, हो सकता है कोई अंडरलाइन बीमारी हो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही हो, तो ये किस तरह से कोई एक इंसान जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर सकता है? देखिए, कोई भी बीमारी जब होती है तो उसकी दो फेजेस होती है, एक्यूट या क्रॉनिक। ठीक है। एक्यूट यानी कि जो सिर्फ इस वक्त है, और क्रॉनिक जो लंबी चल रही। तो पहले तो मरीज से पूछेंगे भाई आपको कब्ज कब हुई, अगर उसे कब्ज पिछले हफ्ते 2 में हुई है तो ये एक्यूट है, ये क्रॉनिक नहीं है। एक मरीज आता है डॉक्टर साहब मुझे 10 साल से कब्ज है, तो ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगी। तो यहाँ डिफरेंस हो गया। एक्यूट वाले पेशेंट अक्सर होते हैं जो हमारे पास लैंड करते हैं, कब्ज होती है, वो दवाई लेते हैं, दे आर गुड टू गो, और वो अपनी जिंदगी चलाते रहते हैं, फिर दोबारा हुई ले ली, फिर दोबारा। क्रॉनिक वाला वो है जो डॉक्टर साहब मुझे कब्ज रहती है। अब यहाँ समझना है कि वाया दिस इज ट्रू कॉन्स्टिपेशन या ये पेशेंट के सिम्टोमेटिक हद तक कॉन्स्टिपेशन है। उसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर एक बंदा 3 दिन तक पखाना नहीं करता तो डेट इज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। अब एक्यूट या क्रॉनिक डिफाइन करेंगे उसकी हिस्ट्री में। अब एक बंदा कहता है डॉक्टर साहब मैंने सुबह मैं पखाना किया था, आज रात को नहीं आया तो मुझे कब्ज होगी, तो ये कब्ज तो ना हुई। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉब्लम ही यहाँ आता है हमारे मुल्क में जो लेग्जेटिव अब्यूज, यानी कि जो कब्ज की दवाइयों का अब्यूज बेदरे हो रहा है। पेशेंट चला गया ओवर द काउंटर, जी मुझे कब्ज होगी, अब देने वाले ने पूछा नहीं, उसने दवाई दे दी, उसने ले ली। इसलिए अगर आपने भी देखा अपने आसपास में, वो जी मैंने कब्ज ही गोली ली थी, मुझे इमोशन लग गया। वो क्यों लगे? बिकॉज आपको ट्रू कॉन्स्टिपेशन थी ही नहीं इन फर्स्ट प्लेस। ओके, ठीक है, ये आइडेंटिफाई बहुत करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई एक पेशेंट है वो बेड रिडन है, ठीक है, आपको पता है कि उसकी बॉडी की मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से उसके पेट में पेट जो है वो पोल्यूटेड भी होगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगी और वो सारी चीज़। अब अल्टीमेटली उसका हल यही है कि उसको आप कॉन्स्टिपेशन की कोई मेडिसिन दीजिए। अब लेकिन उसकी बॉडी तो यूज्ड हो जाती है, इज दिस राइट? और क्या तो फिर उस चीज़ से निकालने के लिए उसका क्या हल होना चाहिए? देखिए, बेड बाउंड पेशेंट्स में ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन है, वो जिस तरह मैंने पहले कहा जी कब्ज की वजह है, तो इसमें वजह है कि द पेशेंट इज बेड बाउंड, तो ग्रेविटी इफेक्ट, मोटिलिटी इफेक्ट और फूड के एलिमेंट्स में प्रॉब्लम आता है। तो यस, बेड बाउंड पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होती है। अब कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारी मेडिसिन है, हम पहले देखेंगे पेशेंट को फॉलेज या वो बेड बाउंड क्यों है, वो कोई ऐसी दवाई तो नहीं ले रहा, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दें। अब उसमें भी जो उस बंदे का केयर टेकर है वो डिफाइन करेगा जी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन क्या है, क्योंकि जो उसका पैम्पर हेल्पर है, जो उसका पैम्पर बदल रहा है, जो केयर टेकर है, वो बताएगा जी कब्ज है कि नहीं। एंड यस, इसमें हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं एंड समटाइम्स फॉर द लॉन्गेस्ट देनी पड़ती है, बट उसमें भी हमने अगले को बताना है कि भाई दिस इज द मेडिसिन, ये डोज है, अगर इतनी देर बाद पखाना आ गया तो ठीक है, नहीं तो रिपीट द मेडिसिन। अच्छा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जो बेड बाउंड पेशेंट हैं हम वाटर इंटेक बढ़ा दें उनका, अगर वो मसनूई खुराक की नाली से ले रहे हैं तो उसमें वाटर इंटेक बढ़ा सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, पेशेंट का पोस्चर चेंज कर सकते हैं। मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मेडिसिन पे नहीं करनी। हाँ, बट ऐसे पेशेंट्स में क्रॉनिकली दवाई देनी पड़ती है। दवाइयाँ भी बहुत है, दवाई के पैरामीटर्स को देख के, साइड इफेक्ट्स को देख के वी कैन गिव द मेडिसिन फॉर द लॉन्गेस्ट एज वेल, बट बेदरेग
फॉर नो रीज़न लॉन्गेस्ट देने का इख्तलाफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे फादर जो है वो बेड बाउंड है, जैसे आपको पता है ऑलरेडी वैसे। और अब होता क्या है कि डेफिनेटली हम उनको, आपने कुछ एक्सरसाइजेज भी हमें रेकमेंड की हुई हैं, तो वो भी हम करवाते हैं, लेकिन हमें मेडिसिन उनको देनी पड़ती है उनकी कॉन्स्टिपेशन के लिए। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि उनकी बॉडी जो है वो यूज्ड हो गई इससे। अब जब वो ज़्यादा ऑफ कोर्स इंटेक करते थे तो फिर उनका स्टोल पास होता था, उसके बाद वो फेंट हो जाते थे। ठीक है, मतलब उनकी हार्ट बीट बिल्कुल 30-40 पे चली जाती थी, और वो इस तरह से करके, जिसको हम लोगों ने बाद में आप लोगों के मशवरे से उसको क्योर भी किया। ये क्या रीज़न हो सकती है? क्या वो मेडिसिन रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से ब्लड में से कोई ऐसी चीज़, जैसे शुगर, इंसुलिन कहते हैं जिसको, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ उसको, तो क्या वो रिलीज हो जाती है जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, या वो फेंट हो जाते हैं? क्या ये रीजंस हो सकती है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली अगर आपको देखें, जब बंदा वॉशरूम जाता है तो बंदा अपने दिमाग से इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट करता है। ठीक है। तो सिंकपी हो सकती है पेशेंट को, ये मतलब वेसोवेगल सिंकपी या कुछ भी सिंकपी पेशेंट को होती है। अगर आप देखें किसी को जब स्टूल आता है तो एक अर्ज आती है, ठीक है, अर्ज आती है तो एनर्जी है, किसी भी फुजले को अखराज करने के लिए बॉडी की एनर्जी लगती है। तो सिमिलरली अगर बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है, या पेशेंट जो बेड बाउंड है उनका अक्सर गट जो है वो बिल्कुल डेड हो जाती है, मतलब उसमें मोटिलिटी होती ही नहीं। Exactly. तो ऑब्वियसली द बॉडी का एक्सर्शन, बॉडी का प्रेशर ज़्यादा है, तो उसमें सिंकपी के चांसेस होते हैं। यानी कि पेशेंट को कभी कभार उसके लो हो सकता है, उसका बीपी लो हो सकता है, उसकी शुगर फ्लक्चुएट हो सकती है, आप इस तरह का फेंट हो जाते हैं। वो फेंट बेसिकली ट्रू फेंट नहीं होता, वो फॉर सेकेंड्स फॉर होता है, ठीक है, वो इस तरह का, तो दैट इज सिंकपी एंड द पेशेंट कम्स आउट ऑफ इट। बट ऑब्वियसली हमें सिंकपी नहीं करानी। तो इसमें जो पेशेंट का केयर टेकर है, केयर प्रोवाइडर है, हम उसे समझाते हैं कि जी आपने दवाई की डोज कैसे देनी है। होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली बेड बाउंड पेशेंट है, देयर इज नोबडी टू टेक केयर। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा था शीशी वो पूरी शीशी दे रहे हैं, देन दे देगा, तो उसके बाद तो देखें डायरिया हो जाएगा, डायरिया का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, उसकी वजह से भी पेशेंट को लो बीपी होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट पहले फॉर एग्जांपल वो एक दवाई ले रहा था, उससे पखाना आ रहा था, ओवर द टाइम वो मेडिसिन काम करना छोड़ गई, डोज बढ़ती गई, बट देयर इज अ वे टू इंक्रीज द डोज। अब यहाँ भी जब डोज ज़्यादा हो रही होती है तो हम रेकमेंड करते हैं कि कुछ टेस्ट करा लें कि कोई अंडरलाइन और प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। प्लस देयर आर मेनी मेडिसिन। कोई भी क्रॉनिक बीमारी का पेशेंट होगा, बेड बाउंड पेशेंट होगा, जब भी आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो उसके जहन में 7-8 दवाइयाँ होती हैं उस बीमारी को लेके। तो वो कहता है ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, और वो अपने माइंड में कैलकुलेशन करता है, ओके फाइन, आफ्टर 3-4 years वी कैन शिफ्ट एंड दैट इज हाउ इट टेक्स। जरा शुगर का मरीज है, शुगर के अगर आप देखें तो दवाइयाँ तो मखसूस ही हैं, बिल्कुल, बट डॉक्टर्स तरीके से लेके चलते हैं कि हमने इस दवाई को लॉन्गेस्ट लेके चलना है। तो वहाँ एजुकेशन ऑफ द अटेंडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो पेशेंट नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन का है उसमें तो पेशेंट की एजुकेशन है, बट केयर टेकर्स वाले में, बेड बाउंड पेशेंट में, एजुकेशन ऑफ द अटेंडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ द मेडिसिन इज रिएक्टिंग टू द पेशेंट, एंड पेशेंट की डोज बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है। बट एट द सेम टाइम फिर आप कहना ये चाह रहे हैं कि हमें अगर इस तरह डोज बढ़ रही है या ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ रही है तो कॉन्टिन्यूस जो है वो डॉक्टर से मशवरे के साथ ही, तो यहाँ भी हाईलाइट मैं ये करना चाह रही थी कि डॉक्टर के मशवरे के साथ ही आप जो है वो मेडिसिन की बढ़ा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। देखें, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ही ये है कि कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो जाए, खुदा न खास्ता किसी के जानने वाले को फॉलेज हो गया, ठीक है, वो एक बार डॉक्टर के पास लाए, डॉक्टर ने बता दिया नुस्खा, ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब ये कब तक जारी रखनी है, डॉक्टर बताते हैं लंबे अरसे के लिए, अच्छा ठीक है, वो ले जाते एंड दे डू नॉट ब्रिंग द पेशेंट बैक आफ्टर years and 2 years and 3 years। ठीक है डॉक्टर साहब दवाई तो ले रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे नहीं होता। कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो उसमें कम से कम 3 से 6 महीने के अंदर एक बार अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंडरलाइन आप मिस कर रहे होते हैं। जैसा शुगर है, डॉक्टर साहब शुगर तो मेरी 20 साल से, गुर्दा आपने चेक नहीं किया, यकदम 1.8 खुदा ना खासा गुर्दा खराब हो जाता है। अच्छा। फिर आप ब्लेम कैसे कर सकते हैं डॉक्टर पे या किसी पे? आप अगर अपने रूटीन टेस्ट कराते रहें, भाई आप ये समझना है ना कि ये बीमारी है, इस बीमारी के ये साइड इफेक्ट्स हैं, आप डॉक्टर से पूछते थे डॉक्टर साहब हमने 6 महीने 3 महीने बाद कौन से मखसूस टेस्ट कराने, हम वो करके देखते रहेंगे। तो जब वो करके देखते रहेंगे एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड। बट अच्छा डॉक्टर साहब आपने कहा था कि 2 चम्मच ले लें, हमें था कि इसी दवाई से कब्ज खुलेगी, 2 साल बाद आगे डॉक्टर साहब मैं 4 शीशियाँ ले रहा हूँ उसे,
अच्छा 2 साल में कोई टेस्ट कराया कोई और चीज़ की, नहीं डॉक्टर साहब आपने कहा था ऐसे नहीं होता। क्रॉनिक बीमारी के पेशेंट्स को भी ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाएं। लेके जाना मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड, देयर इज टेली मेडिसिन, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत तरीके हैं आपके पास डॉक्टर से रब्ता करने के, तो कर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अंडरलाइन कह रहे हैं कि हो सकता है कोई अंडरलाइन बीमारी हो कोई, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वैसे तो कब्ज़ को जो है वो उम्मुल वबा कहा जाता है, आप मुझे बता सकते हैं कि मेजर ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हो सकती है? ये जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत बड़ा सवाल है कि जी कब्ज़ की कॉमन कॉजेज़ क्या है। देखिए अगर हम कॉमन कॉज की बात करें तो सबसे पहली कॉमन कॉज है फूड, जिसमें वाटर इनटेक है, लैक ऑफ फाइबर है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप पूरे दिन बैठे हैं, आप बैठ के काम कर रहे हैं, आप कुछ और नहीं कर रहे। तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें स्मोकिंग है, यूज़ ऑफ कॉफ़ी है, कैफीन है। ये 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो क्योरेबल फैक्टर्स हैं, बड़े आसानी से क्योर कर सकते हैं। एंड देन अदर फैक्टर्स है जिसमें डायबिटीज़ है, जिसमें किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट है, जिसमें डिमेंशिया हो गया, पार्किंसन हो गया, किसी को क्रॉनिकली मैदे के मसाइल हैं, यानी कि मैदे का अल्सर था, मैदे की तजाबियत थी। उसके अलावा देर आर अदर वेरी स्पेशलाइज्ड डिजीज़ एज वेल, ठीक है, जिसमें आंतों की सोजिश है, जिसके अंदर हमारे और मखसूस बीमारियाँ जैसे खुदा न खास्ता आंतों का कैंसर हो सकता है, खुदा न खास्ता आंतों की ब्लॉकेज हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें, 3 चीज़ें तो हम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फूड, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, ये 3 तो हर किसी को ठीक करना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं कि जो अंडरलाइन बीमारियां वो मेजर ये वाली हो सकती हैं जिनमें अल्लाह ना करे आंतों का कैंसर हो सकता है या इसी तरह की डिफरेंट इस तरह की आपने बीमारी मेंशन की। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग का दोनों का आपस में उस तरह से कनेक्शन नहीं है, तो क्या सिर्फ ब्लोटिंग की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है या कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्लोटिंग होती है, अगर स्ट्रेस को हम साइड पे रखें तो? ये भी बहुत डिफरेंट चीज़ है ना। हाँ, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्लॉटिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, ब्लॉटिंग की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखिए ब्लॉटिंग इज मैदे का फूल जाना, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन इज पखाने पे ना, तो दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, ठीक है, ब्लॉटिंग एक सिंपल गैस है, मैदा फूल गया। कॉन्स्टिपेशन है पखाना रुक जाना। हाँ, ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन एक मरीज को हो सकती है। एग्जैक्टली में अब ये क्यों होती है? सिटिंग, बैड हैबिट्स, स्ट्रेस, स्मोकिंग, वही 3 फैक्टर जो मैंने पहले बताए हैं जो क्यूरेबल है। ब्लॉटिंग के भी ये 3 हैं, कॉन्स्टिपेशन के भी ये 3 हैं। तो इवेंचुअली जो बंदा है उससे गैस भी, ऐसे पेशेंट को रिगर्जिटेशन भी हो जाती है, खुराक की नाली की सोजिश हो रही होती है, जलन हो रही होती है, वॉमिटिंग हो रही होती है। तो ये 3-4 सिम्टम्स डिफरेंट हो रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो उसकी हैबिट्स की वजह से हो रहा है। अच्छा, मैंने कुछ ऐसे भी पेशेंट्स को देखा है जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा फाइबर इंटेक करना शुरू कर देते हैं, मतलब फूड में जैसे सैलेड खाना, बहुत ज़्यादा सैलेड खाना शुरू कर देते हैं, या वेजिटेबल्स का जो कि जिनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। क्या ये भी ठीक है? अब यही प्रॉब्लम हो गया ना, अब जब वो फाइबर वेजिटेबल्स के लिए लेगा तो वो बाकी सब्जियों से ब्लॉटिंग हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज हर चीज़ एतदाल से। ठीक है, आपने फाइबर की भी सर्टेन अमाउंट लेनी है, प्रोटीन्स की भी लेनी है, कार्ब्स की भी लेनी है, फैट की भी लेनी है। ठीक है, उसके साथ साथ अपने वॉक, एक्सरसाइज और वाटर करना है, तो वही चीज़ें ठीक होंगी। होता क्या है, दे स्टार्ट सर्चिंग ऑन द इंटरनेट कॉन्स्टिपेशन व्हाट टू ईट, बस वो फाइबर आ गया, ये नहीं देखते व्हाट टू अवॉइड। अगर कोई भी पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब नेट ने ये बताया, बता दिया नेट ने आपको कि जी करना क्या है, हुई क्यों है और कैसे इम्प्रूव करते हैं वो नहीं देखना। ठीक है, फाइबर की भी तो सर्टेन अमाउंट है। अब आपने सुबह के टाइम भी जाओ, गंदम बाजरे का दलिया ले लिया, दोपहर को भी ले लिया, रात को भी ले लिया, तो वो ऑब्वियसली प्रॉब्लम करेगा ना। हर चीज़ का एक पोर्शन है, हर चीज़ का एक ज़रूरत है। प्रोटीन जी खत्म कर दी तो फिर मसल वेस्टिंग और 100 मसाइल शुरू हो जाए। ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ एतदाल से। अच्छा, अब हम ब्लोटिंग वाला ही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि समटाइम्स ब्लोटिंग होती है तो मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि वो ऐसे लगता है गोले बन गए हैं और वो चुभ रहे हैं। व्हाट इज़ दैट? क्या वाकई वो मतलब उनकी वो बैक पे चले जाते हैं या उनकी बॉडी के किसी और पार्ट पे चले जाते हैं जिसकी वजह से वो उनको प्रॉब्लम होती है? ऐसा देखिए वही बात आ गई कि जी पहले हमने डिफाइन करना है, जो सर पे गैस चढ़ने वाली बात है वो नहीं है। जब ही मैदे में या आंतों में सोजिश या गैस होगी तो मैदे और आंतों में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो स्ट्रेच होते हैं। जब वो स्ट्रेच होते हैं तो वन फील्स ब्लोटेड,
डॉक्टर साहब हैवीनेस है। अब जब वो हैवीनेस है समटाइम्स तो पेशेंट, कुछ पेशेंट है तो डॉक्टर साहब सिर्फ नाफ के ऊपर है, कोई नाफ के नीचे है, कोई साइड पे है, तो वो पेशेंट के अपने सिम्टम्स डिफाइन करने का तरीका होता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि खाने से कोई ताल्लुक है कि नहीं, खाने के पहले है, खाने के बाद में है, रात के खाने से पहले है, सुबह उठ के है। क्योंकि इससे हम सवाल पूछ के डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आया उसे मैदे का मसला है, आया उसे हाथों का मसला है, आया उसे खुराक की नाली में सोजिश है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैदे में अल्सर है किसी को, मैदे और छोटी आंत का अल्सर का सवाल बड़ा आसान है। तो खाली पेट दर्द होती है या खाने के बाद दर्द होती है, तो ये जब डॉक्टर सवाल पूछ रहा था तो उसकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि डॉक्टर अपने ही ज़हन में आइडेंटिफाई कर रहा है कि ही इज हैविंग अल्सर ऑफ द स्टमक और द ड्यूडेनम, सेम गोज विद ब्लॉटिंग। अब पेशेंट ने बता दी डॉक्टर साहब गैस होती है, किस पार्ट में होती है, अपर क्वाड्रेंट में, लोअर पेट के ना 6 क्वाड्रेंट्स हैं, तो किस हिस्से में उससे मसला हो रहा है ताकि हम उसको स्क्वीज करें। ठीक है, जिस तरह आपने चैट जीपीटी या किसी से पूछ लिया कि मुझे मैदे का मसला टेस्ट बताएं, उसने तो 2 लाख के टेस्ट बता दिए। आप स्पेशलिस्ट के पास क्यों गए? वो मुआयना करे, स्क्वीज डाउन द टेस्ट, वो अपना नॉलेज लाए और वो आपकी पॉकेट को भी ज़ाया ना करे, ताकि चीज़ों को स्क्वीज करके आइडेंटिफाई करके आगे जाएं। अब एक पेशेंट ने 20 लाख के टेस्ट करा लिया, उसका डायग्नोसिस पर चल गया, पॉइंट वो नहीं है ना। पॉइंट वो है टू स्क्वीज डाउन द थिंग्स एंड अब्यूज ऑफ द टेस्ट ना किया जाए। डॉक्टर साहब, हम मैदे के अमराज की जैसे बात कर रहे हैं तो एच पाइलोरी को हम कैसे बोल सकते हैं? तो क्या ज़रा एच पाइलोरी को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और क्या एच पाइलोरी और कॉन्स्टिपेशन का कोई आपस में कनेक्शन है? देखिए, एच पाइलोरी तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में रोज ही देखते हैं। ठीक है, एच पाइलोरी मैदे का बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जो गंदे पानी से फैलता है। पाकिस्तान में हम सारे साफ पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वुज़ू करना है, ब्रश करना है, नहाना है, तो दिस इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि हम गंदे पानी से बच सकें। तो एच पाइलोरी का इंसिडेंस इसलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। अब एच पाइलोरी का खौफ भी इन्हीं कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब आप नेट पे जाएंगे जी एच पाइलोरी, ओहो ये तो कैंसर कराता है। यस, एच पाइलोरी बहुत कुछ करा सकता है, बट वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि पहले दिन तो नहीं कराता, ओवर द ईयर्स जाके खुदा ना खास्ता कराता है, और इतना अरसा आइडेंटिफाई हो जाता है। अब जब आइडेंटिफाई भी हो जाता है, हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फील होता है एच पाइलोरी में, डॉक्टर साहब मैंने एच पाइलोरी की एंटीबायोटिक ली थी, टेस्ट तो फिर नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव है। अच्छा, तो पहले समझने की बात है कि वाटर से हो रहा है, तो आप कैसे गंदे पानी से बच सकते हैं? तो इसलिए अमेरिकन कॉलेज ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए गाइडलाइंस ही बदल दी। ठीक है, उन्होंने कहा जी आपको एच पाइलोरी पॉजिटिव था, आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट दी, देयर इज नो नीड टू रिपीट द टेस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। तो पहले तो ये समझे, फिर अगर खुदा ना खास्ता एच पाइलोरी पॉजिटिव आ जाए तो फौरन डर ना जाए, क्योंकि वो देखेंगे नेट पे डॉक्टर साहब इससे तो कैंसर होता है, इससे तो अल्सर होता है, मैदे का सोच। यस होती हैं, बट वो पहले दिन नहीं होती, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स होती है। ठीक है, एच पाइलोरी बहुत सारे सिम्टम्स से प्रेजेंट करता है, और एसिम्टोमेटिक भी, यानी कि बगैर सिम्टम्स के भी हो सकता है। एच पाइलोरी में मैदे की जलन भी हो सकती है, तेजाबियत भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, सीवियर पेन भी हो सकती है। समटाइम्स पेशेंट डायरिया से प्रेजेंट करता है, समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन से प्रेजेंट करता है। जिस तरह एक इन्फेक्शन है, इट कैन प्रेजेंट इन मेनी वेज। अच्छा, इसका ये मतलब भी नहीं कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं मैदे की दर्द के साथ तो डॉक्टर साहब एच पाइलोरी का टेस्ट लेते हैं, ऐसे नहीं होता। यू गो टू अ डॉक्टर ताकि डॉक्टर उसके मुताबिक करे। वो बंदा जो मैदे की दवाई ले रहा है, प्रॉपर परहेज कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो हम कहते हैं हाँ 4 हफ्ते बाद आप करा लो, अनटिल आप में कोई और साइंस है, ठीक है, जिसमें पानी है, जिसमें आपकी होटलिंग है, खुराकें हैं, तो हम पहली को में करा लेते हैं समटाइम्स, वरना हम 4 हफ्ते बाद ही इसका टेस्ट कराते हैं। एच पाइलोरी में एक्चुअली होता क्या है? मतलब कैसे पता चलेगा कि ये एच पाइलोरी के सिम्टम्स हैं, या जैसे आपने वैसे भी बताया कि बहुत सब दर्द होता है, या बेसिकली क्या इन्फ्लेमेशन होती है, क्या होता है? देखिए, एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो मैदे में और छोटी आंत में उसका म्यूकोजा, यानी कि जो उसके अंदर लाइनिंग है, उसमें सोजिश कर देता है। वो सोजिश जब लॉन्ग स्टैंडिंग रहती है तो वो अल्सर करती है, वो जब लॉन्ग स्टैंडिंग रहती है तो खुदा न खास्ता परफोरेशन, पेन, वॉमिटिंग एंड डाउन द लाइन गॉड फॉरबिड हो सकता है कैंसर। बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा, वेरी रेयर। क्यों? क्योंकि पहले आइडेंटिफाई हो जाता है और इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान है, या तो मुश्किल ट्रीटमेंट हो, ट्रीटमेंट भी आसान है। एच पाइलोरी वही जिस तरह मैंने कहा बहुत सारे डिफरेंट वेज में प्रेजेंट करता है, तो इसलिए अगर किसी को मैदे का मसला है तो फौरन एच पाइलोरी का टेस्ट नहीं कराते। मैंने क्या कहा, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मुझे गैस है, डॉक्टर साहब हो सकता है आपको मैदे की दवाई दें, परहेज बताएं। आफ्टर 2 वीक्स और 4 वीक्स सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो गए तो ओके फाइन, एच पाइलोरी का टेस्ट करा ले।
पेशेंट गया, डॉक्टर साहब मेरे बेटे में दर्द होती है, बहुत सीवियर दर्द होती है, उल्टी आती है, मतली आती है, हो सकता है एच पाइलोरी हो, बट हो सकता है किसी और वजह से भी हो। तो डॉक्टर साहब हो सकता है पहली बार टेस्ट करा लें या उससे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, और 2 हफ्ते बाद नहीं होता तो आप टेस्ट करा लें। और एच पाइलोरी की टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। इसमें यूबीटी यानी कि ब्रेथ से टेस्ट, स्टूल से टेस्ट, ब्लड से टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। अब उसमें डॉक्टर ने सबसे ज़रूरी जो देखना होता है, जिस तरह एक वो हवा वाला टेस्ट जिससे आता है सबसे ज़्यादा कहते हैं, अब अक्सर हमारे मरीज़ मैदे का कैप्सूल ले रहे होते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट की हिस्ट्री और उसकी मेडिसिन के अकॉर्डिंग टेस्ट कराता है कि कोई किसी का सांस वाला हो रहा है, किसी का स्टूल वाला हो रहा है, किसी का ब्लड वाला हो रहा है। समटाइम्स एच पाइलोरी जिन्हें क्रॉनिक होता है तो उसमें एंडोस्कोपी में बायोप्सी से किया जाता है। तो वो बहुत सारी इसकी स्टेजेस होती है, वो डिजीज़ की स्टेजेस है। बट सबसे पहले एच पाइलोरी को ख़त्म कर लेना, साफ़ पानी करें, टैकी का साफ इस्तेमाल करें, नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी जैसे एच पाइलोरी के में बात करते हुए आपने कहा कि ये एक रीज़न हो सकती है मैदे के अल्सर की, तो क्या यही एक रीज़न हो सकती है कि ये मैदे के अल्सर की और भी बहुत सारे रीज़न हो सकती हैं? बहुत सारी मतलब जैसे हमने फूड को भी जिक्र कर लिया, चलिए वो कॉन्स्टिपेशन के लिए तो कर लिया, तो जैसे ये मुरमुरगन और बहुत सारी मसालेदार चीज़ें खाने से भी आई थिंक मैदे का अल्सर हो सकता है। लेकिन बेसिक रीजंस क्या? देखिए, मैदे के अल्सर की बहुत ज़्यादा वजूहत है। हाँ। उसमें सबसे कॉमन वजह जो है वो ऑब्वियसली एच पाइलोरी है। दूसरे नंबर पे पेन किलर्स हैं, यानी कि दर्द की दवाइयों का बेदरेग इस्तेमाल। अच्छा, ओके। बहुत बड़ी वजह। बहुत सारी और वजूहत है। स्ट्रेस भी बहुत बड़ी वजह है, स्ट्रेस अल्सर्स होते हैं। फिर खुराकें, जो लोग ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स खाते हैं, ये है। फिर वही क्रॉनिक बीमारियाँ, कोई बंदे कोई क्रॉनिक बीमारी चल रही है, उसकी वजह से उसने हैवी मेडिसिन ली है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दर्द की दवाई का बताया, दिल की भी दवाइयाँ हैं जो मैदे का अल्सर करती है। बट यहाँ अगर अल्सर होता है तो रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स है ना। डॉक्टर से आप आएंगे, डॉक्टर साहब मुझे किसी को खुदा न खास्ता गैंटिया है यानी कि जोड़ों की बीमारी है, किसी को खुदा न खास्ता दिल का मसला है तो वो दिल पर खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं कि अल्सर भी कर सकते हैं। अब अगर ऐसे मरीज को अल्सर हो जाए तो जेन्युइनली यहाँ फिर हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर आपके ख्याल में जैसे अगर कोई हार्ट पेशेंट है और वो डेफिनेटली ब्लड थिनर ले रहे होते हैं और वो सारा, तो क्या उनको गैस्ट्रो के डॉक्टर को भी साथ साथ चेक करवाते रहना चाहिए? बिकॉज मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो स्टमक के इश्यूज तो होते होंगे वो मेडिसिन। देखिए, किसी भी बीमारी में स्टमक इशू हो सकते हैं, बट 99% दिल के डॉक्टर जब खून पतला करने की बाकी दवाई देते हैं वो उससे आपको बता देते हैं कि इससे मैदे के मसले होंगे और वो साथ एक मैदे की मेडिसिन दे चुके होते हैं। ठीक है। अब उस अल्सर को कम, सवाल ये होना चाहिए कि डॉक्टर साहब दवाई तो लेनी है, अब इससे अल्सर नहीं कराना हमने। बिल्कुल। तो वहाँ मेडिसिन का राइट टाइम है। खाली पेट ना लें, खाने के बाद लें, दवाई के बाद मत बैठें, 40-60 कदम चलें। दवाई जो बंदा ले रहा है वो कम से कम बाकी चीज़ें जो अल्सर करें, जिस तरह चाय होगी, निकोटिनिक चीज़ें होगी, मिर्चें होगी, स्ट्रेस लेना हो गया, हैवी फूड्स, वो ना करें तो अल्सर बनने के चांसेस ही खत्म कर दे। अगर वो चीज़ ले रहा है तो बाकी चीज़ें इंप्रूव करें ना। एवरीथिंग कम्स विद द प्राइस, हेल्थ आल्सो कम्स विद द प्राइस। बिल्कुल। तो सिमिलरली यू हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर जो ऐसी दवाई देता है जिससे मैदे का अल्सर होता है, वो अपने पेशेंट को बताता ज़रूर है कि जी इससे ये मसला हो सकता है, बट आई हैव टू गिव यू द मेडिसिन फॉर द ग्रेटर बेनिफिट ऑफ योर बॉडी। ठीक है। बट एट द सेम टाइम वो ये भी बताया करें जी मैदे की दवाई साथ ले लें या एटलीस्ट ये परहेज करें। तो वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वैसे अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, हम बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से ब्लोटिंग होती है, स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, या बता दीजिएगा। अच्छा, IBS एक बीमारी है मैदे की, क्या उसका और स्ट्रेस और एंजाइटी का कोई ताल्लुक है आपस में? देखिए, IBS बहुत ब्रॉड टर्म है। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आम जबान में आंतों या मैदे का जुकाम। IBS किसी भी तरह प्रेजेंट कर सकता है। IBS कब्ज में, डायरिया के साथ, ब्लोटिंग के साथ, पेन के साथ प्रेजेंट करता है। IBS बेसिकली इज अ डिजीज ऑफ एक्सक्लूजन, कि आप मैदे और आंतों की तमाम बीमारियों को साइड पर रखें और फिर पेशेंट के सिम्टम्स हैं तो दिस इज IBS। अब इसका यह मतलब नहीं है कि हम 3 लाख के टेस्ट कराएं और बाद में कहिए IBS है। नो, योर डॉक्टर विल स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस, और जब डॉक्टर सवाल पूछेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी बीमारियों को अपने दिमाग में साइड पे करता जाता है। तो IBS आ गया। IBS is a disease of education of the patient rather than the doctors to treat. ओके, अच्छा। Because IBS के पेशेंट को जब डॉक्टर एजुकेट कर देगा तो उसे समझ आएगी कि भाई IBS क्लियर क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को IBS हुआ है जिसमें डायरिया है,
हर दिन तो उसको 6 एपिसोड नहीं है डायरिया का, उसे किसी मखसूस दिन है। तो जब वो पेशेंट से पूछते हैं अच्छा जी रोजाना, नहीं डॉक्टर साहब कल 6 थे आज 2 थे, व्हाट हैपेंड? आइदर इट वाज फूड, आइदर इट वाज ट्रेवल, आइदर इट वाज वाटर और आइदर इट वाज स्ट्रेस। फोर्थ वाज द मोस्ट कॉमन, नहीं डॉक्टर साहब स्ट्रेस थी। तो रादर देन हम आंतों की दवाइयाँ ही लेते जाएं, हम इसे आइडेंटिफाई करें। अच्छा अगर ये नहीं था तो ट्रैवल था, वाटर था, व्हाट वाज ट्रिगरिंग पॉइंट, ताकि हम उसे ट्रीट करें। जितना जल्दी पेशेंट अपने आप को आइडेंटिफाई कर जाएगा उतनी जल्दी वो चीज़ों को समझ जाएगा। तो आईबीएस में डॉक्टर साहब क्या ब्लोटिंग होती है या डायरिया हो जाता है, क्या क्या हो सकता है उसमें? लेकिन सबसे कॉमनली जो आईबीएस का पेशेंट प्रेजेंट करता है, डॉक्टर साहब आंतों में मरोड़ होते हैं, ठीक है, गैस बनती है, मेरी बाउल मूवमेंट हेल्दी नहीं है, या डायरिया होता है, या कब्ज हो जाती है, या मुझे दिन में नाश्ते के फौरन वॉशरूम जाना पड़ता है, खाने के फौरन वॉशरूम जाना पड़ता है। दीज आर द कॉमन कॉजेज। ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक ठीक, ये कॉमन प्रेजेंटेशन है। डॉक्टर साहब खाना खाया 5 मिनट चला गया, अब पहली चीज़ तो समझे, आपने कोई भी चीज़ खाई है तो वो 5 मिनट निकल नहीं सकती। ओके, दिस इज एब्नॉर्मलिटी। तो दैट मीन्स कि आपने खाना खाया, आपके ब्रेन ने कहा जी अच्छा ये तो आएगा, अब वो वाली खुराक नहीं आई, वो पिछले वाली आई थी, बिकॉज योर ब्रेन हैज सेंड द सिग्नल कि भाई मोटिलिटी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट, जैसे आईबीएस के मरीज से आप पूछे अच्छा डॉक्टर साहब मुझे पूरा दिन डायरिया रहता है, रात को होता है, नहीं डॉक्टर साहब सोचो तो नहीं होता। अगर किसी को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या मोशन लगे हुए हैं तो रात को भी उठेगा। तो यहाँ डिफरेंशिएट हो गया ना दोनों में कि ओके फाइन। अब यहाँ क्या आ रहा है, गट ब्रेन एक्सेस। अच्छा यहाँ भी एक डायलमा है, लोग कहते हैं चलिए आईबीएस वाला पेशेंट तो साइकेट्रिक हो गया। नो, वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब मैं स्ट्रेस 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 कहता हूँ तो हम ये नहीं कहते कि आपको डिप्रेशन हो गई या कुछ हो गया। इट मीन्स स्ट्रेस बहुत बड़ा टर्म है ना, यू आर एंशियस अबाउट सर्टन थिंग्स। अक्सर जो वर्किंग लोग होते हैं उन्हें होता है आईबीएस, क्यों? क्योंकि उनमें एक जज्बा होता है टू डू समथिंग, तो वो उधर एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव पीपल होते हैं। तो दैट डज नॉट मीन कि आपको स्ट्रेस है, आप एंशियस हो अबाउट सर्टन थिंग्स, तो जिसकी वजह से बॉडी आपके कैटेकोलामीन्स हार्मोन्स रिलीज कर रही है, जिसकी वजह से आपको मोटिलिटी के इश्यूज हो रहे हैं, तो वो इस वजह से हो रहा है। तो आईबीएस की भी इसलिए एक गोली नहीं है। आईबीएस में डॉक्टर इज ट्रीटिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कि आइदर इसमें डायरिया है, आइदर कॉन्स्टिपेशन है, आइदर पेट के मरोड़ है, आइदर गैस है, आइदर तजाबियत है, या आइदर देयर आर रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस और एनीथिंग। तो देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन। तो इसलिए आईबीएस में भी जाके फार्मेसी भी है ना कि आईबीएस की दवाई दे दें, क्योंकि आईबीएस की दवाई नहीं है। आईबीएस एक टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स छुपे हुए हैं, तो हमें उन सिम्टम्स को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है। ठीक है। तो क्या सिर्फ आईबीएस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बाकी कोई और प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन हो या ब्लोटिंग हो, सिर्फ आईबीएस का एक प्रॉब्लम भी हो सकता है? देखिए आईबीएस मैंने क्या कहा, आईबीएस इज नॉट अ डिजीज। जैसा शुगर है, डॉक्टर शुगर, हाँ, कंडीशन डिफरेंट वेज में प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एक बंदे को कॉन्स्टिपेशन है तो, और एक बंदे को आईबीएस वाली कॉन्स्टिपेशन है, और कोई सिम्टम नहीं। एक पेशेंट आया मेरे पास, डॉक्टर साहब मुझे को दोनों पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, बट एक को कॉन्स्टिपेशन किसी और वजह से है, एक को आईबीएस है। सो दैट इज फॉर द डॉक्टर टू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्स्टिपेशन बीमारी की वजह से है या कोई और अंडरलाइन कॉज है, या ये आईबीएस वाली कॉन्स्टिपेशन है। जरूरी नहीं है कि उस आईबीएस वाले पेशेंट को और भी सिम्टम, ठीक है, इट्स अ बिग थिंग जो बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स को ले सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आईबीएस के पेशेंट को 10 सिम्टम्स हो, और ये भी हो सकता है कि आईबीएस वाले पेशेंट को 1 सिम्टम। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, ताकि वो आइडेंटिफाई करे कि आपका आईबीएस का फ्लेयर क्या है। जिसमें एलर्जी होगी किसी को, ठीक है, एलर्जी की आपने देखा होगा, कुछ लोग एक दवाई लेते हैं, कुछ 4 लेते हैं, बट उन्हें है तो एलर्जी, बिल्कुल ठीक है, सीजनल एलर्जी है। ठीक है, किसी की एक गोली से ठीक हो रही है, किसी को 4-5 और लेनी पड़ रही। तो सेम गोज विद आईबीएस, किसी का 1 से हो रहा है, किसी को 2 दवाइयाँ लेनी पड़ रही, किसी को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही, किसी का बिल्कुल ठीक हो रहा है, किसी का ठीक ही नहीं हो रहा। सो दैट इज वेयर द स्पेशलाइजेशन कम्स एंड यू हैव टू रीच सो दैट ही और शी कैन हेल्प यू। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एलर्जी का जिक्र किया है, मुझे ये बताइएगा कि क्या जैसे ये पोलन एलर्जी होती है या डस्ट एलर्जी होती है, पोलन एक स्टमक इन्फेक्शन के रीज़न हो सकते हैं? आपने जिस तरह कहा आंतों में एलर्जी, जिस तरह एलर्जी आंतों में भी बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है। गंदम की एलर्जी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है और बहुत अंडर डायग्नोस्ड है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स को डिफरेंट एलर्जीज होती है, उसमें ईओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस है, उसके अंदर आंतों के अंदर जो ईओसिनोफिलिक सेल्स हैं उनका बढ़ जाना है,
और वो पेशेंट भी डायरिया से प्रेजेंट कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन से प्रेजेंट कर सकता है, वॉमिटिंग से कर सकता है, खुराक निकलने में तकलीफ हो सकती है। फिर किसी को पीनट से एलर्जी हो सकती है, शेल फिश से हो सकती है, चॉकलेट से हो सकती है। तो देयर आर लॉट ऑफ एलर्जीज ऑफ द स्टमक एज वेल। मतलब खुराक की नाली से लेके बड़ी आंत तक बहुत सारी डिफरेंट फूड एलर्जेंस हैं, ये इवन एनवायरमेंटल एलर्जेंस हैं अच्छा। जो प्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, लेकिन सबसे कॉमन जो हमारे में प्रेजेंट करती है वो गंदम से एलर्जी है। अच्छा, मैंने जैसे आपको से एक सवाल किया कि पोलन एलर्जी जो है वो स्टमक इन्फेक्शन का रीजन हो सकता देखें, पोलन एलर्जी में बॉडी में ईओसिनोफिल्स यानी कि बॉडी के वो सेल्स जो एलर्जी के लिए बने हैं, ठीक है, उनका इन्फ्लक्स आता है। ठीक जब है, भी कोई एलर्जी होगी तो वो रिफ्लक्स आएगा। ठीक तो वो रिफ्लक्स जरूरी नहीं है कि खाली ब्लड में आए, वो आंतों में भी आ सकता है। ठीक है, बट यस, इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बट जिस बंदे को क्रोनिक कोई एलर्जी का मसला रह रहा है तो ऑब्वियसली ऐसा ऐसा वो डिफरेंट ऑर्गन्स को भी एक्ट करता है, और ये समटाइम्स डाउन द लाइन वो मैदे में भी डायरिया या कुछ कर सकता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ ईओसिनोफिल सेल्स और मास्ट सेल्स इन द म्यूकोजा ऑफ द गट। यानी कि ठीक है, मैदे या आंतों की जो म्यूकोजा यानी कि जो झिल्ली है उसके अंदर वो सेल्स जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली उन सेल्स की वो जगह नहीं थी, वहाँ बढ़ गए तो अब उन्होंने वहाँ कोई सिम्टम्स करने, तो वो फिर गट रिलेटेड सिम्टम्स डाउन द लाइन प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है। तो उसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, आप ब्लोटेड एनी सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स कैन, जो भी उस पर हो सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब शुरू में बात करें तो आपने कहा कि कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रो की प्रॉब्लम की वजह से मोटापा भी हो सकता है। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई गैस्ट्रो की प्रॉब्लम या मैदे की जितनी बीमारियाँ होती हैं उनसे मोटापा भी होता है, और उसकी क्या क्या रीज़न हो सकती हैं? क्या कॉन्स्टिपेशन रीज़न हो सकती है, ब्लोटिंग रीज़न हो सकती है, गैस्ट्राइटिस रीज़न हो सकती है, डायरिया हो सकता है, क्या हो सकता है? हाँ। देखें, मोटापा और पेट का फूल जाना डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, ओके, मोटापा इज आपके पेट के मसल्स में चर्बी बढ़ जाना, सही, फूलना तो अंदर गैस से है। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन या इससे मोटापा नहीं होता। हाँ। मोटापे की वजह से कब्ज हो सकती है, मोटापे की वजह से गैस हो सकती है, ठीक है। मोटापे की वजह से डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। तो क्या फैटी लिवर इसमें आता है? फैटी लिवर में मोटापे की वजह से, मोटापे की वजह से फैटी लिवर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ओबेसिटी बेसिकली बहुत बड़ी कॉज है तमाम बीमारियों की। सही। कॉन्स्टिपेशन से मोटापा नहीं होगा। अगर हाँ उस बंदे को कब्ज है किसी क्रॉनिक बीमारी की वजह से, शुगर की वजह से कि बेड बाउंड, तो आहिस्ता आहिस्ता उस वजह से उसका मोटापा हो रहा है तो उसकी कॉन्स्टिपेशन वर्स हो सकती है, बट मोटापे से कब्ज हो सकती है। अच्छा, मोटापा जो है वो कब्ज़ की रीज़न हो सकता है, कब्ज़ जो है वो मोटापे की रीज़न नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापे का अगर जिक्र हो रहा है तो वो आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है कि कोई इंजेक्शन लग लें जिसकी वजह से वज़न जो है वो कम हो रहा है। तो मुझे ये बताइएगा वो है क्या? दूसरा ये बताइएगा कि उनका हमारे निज़ाम के साथ के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है, कोई इम्पैक्ट आ रहा है या लेने चाहिए नहीं लेने? देखिए, आजकल ऑब्वियसली बहुत सारे इंजेक्शंस आ गए हैं वजन कम करने के लिए, GLP-1 एनालॉग्स, और इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो अब्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल रहे हैं। लोग नेट पे सर्च करते हैं, अच्छा वजन कम करने के इंजेक्शन है, वो लगाने लग जाते हैं। वो उसका मैकेनिज्म नहीं समझते, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं समझते। मेरे पे बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह प्रेजेंट किए, डॉक्टर साहब हमने वो इंजेक्शन लगाए, वजन तो कम हो गया लेकिन साथ ही सिम्टम्स हो गए। फीमेल्स को स्पेशली मैं कहूँगा कि प्लीज़ वो इंजेक्शन लगवाने से पहले डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि वो फीमेल में हार्मोनल इश्यूज़ कर सकते हैं। वो आपको बहुत सारे सिम्टम्स प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई इस तरह का इंजेक्शन शुरू करें, गाइडलाइन है ना हर चीज़ की, भाई आपको ओबेसिटी है तो किस टाइप की ओबेसिटी है, आया वो गोलियों से ठीक होगी, आया वो इंजेक्शन से ठीक होगी, या खुदा न खास्ता आपको किसी सर्जरी या पेट में जो बलून डालते हैं एंडोस्कोपी के जरिए वो करवाना पड़ेगा या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जी ओबेसिटी का ग्रेड क्या है और उस ओबेसिटी को हमने कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले तो ये समझना है। ये नहीं, हमारे तो इतने पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो मोटे होते भी नहीं और इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप ओबीस हैं, आपको इस इंजेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है। फिर क्या वो इंजेक्शन आपको ऐसी दवाइयाँ तो नहीं ले रही जिसके साथ इंटरेक्ट करेगा। अच्छा, और खाली इंजेक्शन भी नहीं करना, उसके साथ एफर्ट भी करनी है। अच्छा, खाली इंजेक्शन पे हर चीज़ नहीं छोड़ देनी। तो यस, अब इंजेक्शंस आ गए हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव एज वेल, बट वही बात है कि हर चीज़ को एक लेने का तरीका है। इंजेक्शंस के आया आप उस कैटेगरी पे पूरे होते हैं कि यू आर अ कैंडिडेट फॉर द इंजेक्शंस और नॉट। ठीक है। आया उन इंजेक्शन से आपको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आया आपकी किसी कोई ऐसी दवाई तो नहीं ले रही जिसका आप इंटरेक्ट करेंगे, और इंजेक्शन के साथ आपको क्या एफर्ट करनी है। खाली इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा। सो वन थिंग शुड बी अंडरस्टैंड कि येस देयर आर नो इंजेक्शंस फॉर वेट लॉस,
बट बिना वजह खुद ना ले ले, क्यों इनसे इश्यूज होते हैं। जो आपने निज़ाम हज़म का पूछा, निज़ाम हज़म में देखें ये बेसिकली सप्रेस करते हैं आपके फूड के अर्ज को। इनका पैकेटिज्म में बेसिकली कि फूड को आपको भूख नहीं लगने दी, ठीक है। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली पेशेंट समटाइम्स कहते हैं डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन लिया है तो हमें ब्लॉटिंग या नोजिया हो रही है, ठीक है। तो इस इंजेक्शन से वो मसला होता है, ठीक है। बट उसके लिए डॉक्टर साथ कभी कभार कोई सपोर्टिव मेडिसिन दे देता है और वो ठीक हो जाता है। ज़्यादातर मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो पहले या दूसरे दिन ही होता है, बाकी टाइम नहीं होता, क्योंकि वंस वीकली इंजेक्शन होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि रोज़ लगाना है। तो डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है कि ये जो इंजेक्शन लगाने से आपका मैदा, जैसे एक टर्म हम यूज़ करते हैं कि मैदा जो है वो सुकड़ जाता है, आपको भूख ज़रा कम लगती है, क्या ऐसी तो कोई उसमें भूख कम लगती है, मैदा नहीं सुकड़ता। मैदा उतना ही है, ठीक है। मैदे को जो सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल नहीं जा रहा। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन में तो मैदा काट दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। मैंने एंडोस्कोपी के जरिए बलून डाल दिया, सरफेस एरिया कम कर दिया, एब्जॉर्प्शन कम होगी बस। यहाँ मैदे को कुछ नहीं कर रहे, हम सप्रेस कर रहे हैं अर्ज टू ईट को, तो मैदा सुकड़ नहीं रहा, आपको भूख नहीं लग रही। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि ऐसे कौन से कोई पेशेंट्स हैं कोई आइडियली कि जिनको जो है ये इंजेक्शंस नहीं लगवाने चाहिए? देखें जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मॉर्बिडली ओबीस है, ठीक है, या जो ओबीस ही नहीं, देखें कैटेगरी है ना, आप अगर कैटेगरी में फॉलो ही नहीं करते तो देयर इज नो पॉइंट। कुछ ऐसे पेशेंट जिन्हें बहुत सीवियर नोजिया रहता है, यानी कि उन्हें मैदे के बहुत पुराने मसाइल हैं, मैदे में उन्हें नोजिया वॉमिटिंग रहती है, किसी को हर्निया है फॉर एग्जांपल मैदे का, यानी कि खुराक की नाली और पेट का जो सुराख है वो बंद नहीं होता, ठीक है, तो उन्हें नोजिया बहुत कॉमनली रहता है, ठीक है। तो वो जब ये इंजेक्शन लेते हैं तो उन्हें नोजिया वर्स हो जाता है, ठीक है। तो वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाते। लेकिन सबसे पहले तो समझना है कि आया यू कैंडिडेट है भी कि नहीं। तो जब हम कैटेगराइज करते हैं तो वो पॉपुलेशन बहुत कम रह जाती है। बिल्कुल ठीक है। द टारगेटेड पॉपुलेशन फॉर द इंजेक्शन बहुत कम है, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब हम टारगेटेड पॉपुलेशन पे करेंगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। अब एक मरीज़ है जिसका BMI बहुत ही ज़्यादा है और वो इस इंजेक्शन पे क्या कर लेगा, दैट पेशेंट वो तो सर्जरी की तरफ जाए। एक पेशेंट है जिसका BMI 25 से कम है, हेल्दी है, कोई कोमॉर्बिड, कोई डायबिटीज़, कोई कुछ नहीं है, वो बिला वजह क्यों इंजेक्शन लगाए? तो कैटेगरी जब कम हो गई, क्या कोई ऐसी बीमारी ऑलरेडी हो, मैं सिर्फ देखने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी जैसे कोई डायबिटिक है या कोई किसी इस टाइप की कोई और प्रॉब्लम है, तो क्या उनको ये इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए थायराइड के पेशेंट्स में हम ध्यान से देते हैं, किसी भी क्रॉनिक बीमारी में ध्यान से देते हैं, क्योंकि खाली बीमारी की वजह से नहीं, इंटरेक्शन में द ड्रग्स देखनी होती है हमें। ओके। डायबिटीज़ में तो बहुत सारे ये इंजेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती है। बिल्कुल। तो द गुड एंड टारगेटेड पॉपुलेशन फॉर दीज इंजेक्शन इज जिसमें कोई क्रॉनिक बीमारी शुगर जैसी हो या फैटी लेवल हो और पेशेंट मोटा हो, तो दिस इज द टारगेटेड पॉपुलेशन। अच्छा, ओके, ठीक है। बट ऑब्वियसली हमने इंटरेक्शन के वो मरीज अपनी किसी बीमारी से कोई दवाई तो नहीं ले रहा, दवाई के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो हम वो देख के उसके मुताबिक इंजेक्शन। हमारी एक बहुत मशहूर सेलिब्रिटी भी हैं जिन्होंने उनके ऊपर श्योर तो नहीं एलिगेशन ये लगाई जा रही है कि वो ये वाली इंजेक्शन लगा के आजकल हर जगह सारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका हमारे पास तो कोई बताने का तरीका नहीं है, लेकिन यस लोग कर रहे हैं। और खाली इंजेक्शंस नहीं, लेमन वाटर बॉटल्स, बहुत सारे और भी डिफरेंट आ गए, तो हमें नहीं पता किसने क्या किया, बट अफेक्टिव वही चीज़ है जो FDA अप्रूव है। अच्छा, यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो अप्रूव किया, तो उन्होंने ये कावे और ये लेमन वाटर बॉटल्स तो नहीं किया। दिस इज़ अ मेडिकेटेड ड्रग, GLP एनालॉग्स हैं, दिस इज़ अप्रूव्ड, दे शुड बी टेकन। बाकी डिफरेंट टोटके हैं, यस वो टोटके भी काम करते हैं, बट नॉट इन एब्यूसिव वे एट ऑल। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाज़रीन को भी जो है वो ये सारी बातें समझ आएंगी और वो इन पे अमल करने की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आने का, और दोबारा भी हम आपको जो है वो ज़हमत देंगे। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ हमारा आज का पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बल्कि मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अगर कोई ऐसा मसला या ऐसा टॉपिक, ऐसा सवाल मैं आज के इंटरव्यू में कवर ना कर सकी हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आएंगे या हम नेक्स्ट टाइम जब भी उनके साथ इंटरव्यू करेंगे, हम उस टॉपिक या मसले को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।